Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying the chapter Transport in Plants. In this chapter, we have studied other topics also. Now we study how do plant absorb water. We know that root absorb most of the water. हमें जैसे कि पता है कि जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो सारा पानी एब्जॉर्ब करती हैं. इसीलिए हम सॉइल को वाटर देते हैं, लीव्स को नहीं देते, जिससे कि वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल इज़ मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स. जो कि रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जड़ों में, पतले पतले, वहाँ पर पानी एब्जॉर्ब होता है. रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ द रूट्स पे. देखिए होगा हमने, अगर प्लांट निकालता है उसकी जड़ें देखते हो तो उसके टिप पे बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए. रूट हेयर्स क्या होता है? थिन वॉल्ड स्लेंडर एक्सटेंशन होते हैं, बहुत पतली पतली जड़ें निकली होती हैं उसमें. और रूट का जो एपिडर्मल सेल है ना, जो उसकी स्किन के ऊपर सेल है, उसका सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए. तो वाटर जो एब्जॉर्ब होता है मिनरल सॉल्यूट्स के साथ एब्जॉर्ब होता है बाय डिफ्यूजन, जैसा कि हमने डिफ्यूजन के बारे में पहले भी पढ़ा था. जैसे ही एब्जॉर्ब होता है वाटर, अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे, और डीपर जाता है रूट से. वो कैसे? एपोप्लास्ट पाथवे से और सिम्प्लास्ट पाथवे से. एपोप्लास्ट क्या सिस्टम है जिसमें एडजेसेंट सेल वॉल्स होती हैं जो कि कंटिन्यूस होती हैं थ्रू आउट द प्लांट. खाली कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में नहीं होती, एंडोडर्मिस की यहाँ पे नहीं होती हैं, बाकी सब जगह एडजेसेंट सेल वॉल्स में, एपोप्लास्ट में जो है एडजेसेंट सेल वॉल कंटिन्यूस रहती हैं. एपोप्लास्टिक मूवमेंट का वाटर जो है एक्सक्लूसिवली क्या इंट्रासेलुलर स्पेसेस और वॉल्स ऑफ द सेल के थ्रू आता है. ये देखो ये एडजेसेंट सेल्स में जा रहा है. एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, एडजेसेंट चलता जा रहा है, एक्सेप्ट कैस्पेरियन स्ट्रिप की तरफ ये नहीं जाता. तो ये आपका एपोप्लास्ट है. एपोप्लास्ट कौन सा है? जो डार्क कलर है वो एपोप्लास्ट है. थ्रू आउट द प्लांट जो रहता है ये देखो, ये एपोप्लास्ट का भी है. ओके, इस तरीके से जाता है. और ये जो है ये सिम्प्लास्ट है. एपोप्लास्ट में क्या होता है? एडजेसेंट सेल वॉल से जाता है, जो कि थ्रू आउट प्लांट सेल में जाता है. एपोप्लास्टिक मूवमेंट थ्रू आउट द इंट्रासेलुलर स्पेसेस और वॉल्स ऑफ द सेल से जाता है ये. और जो ये लाइट कलर का है ये है सिम्प्लास्ट. सिम्प्लास्ट में इंट्रासेलुलर से नहीं जाता है, एडजेसेंट सेल वॉल से नहीं जाता है, डायरेक्ट जाता है. और उसके बाद पेरीसाइकिल और फिर जाइलम. ये सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस अंदर का एरिया, और फिर पेरीसाइकिल और फिर जाइलम. देखो आगे के डायग्राम में आपको और अच्छे समझ आएगा. ये देखो, मूवमेंट डिपेंड करता है ग्रेडियंट पे. जो मूवमेंट है ग्रेडियंट पर डिपेंड करता. जो एपोप्लास्ट है वो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होता है वाटर मूवमेंट के लिए. वाटर मूवमेंट इज मास फ्लो. जैसे वाटर इवोपरेट होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में और एटमॉस्फेयर में, टेंशन डेवलप हो जाती है कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर में, एपोप्लास्ट में. और वाटर फ्लो किससे होता है? एडेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से एपोप्लास्ट. ये देखो है और क्लियर हो जाएगा. ये एपोप्लास्टिक पाथवे, ये देखिए, ये जो पाथवे बताया ये एपोप्लास्टिक पाथवे. ओके, ये यहाँ से ये है ना, वॉल्स के थ्रू जा रहा है ना मूवमेंट. सिम्प्लास्ट सिस्टम में क्या होता है? इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होता है. ये सिम्प्लास्टिक पाथवे. ओके, तो
नेबरिंग सेल से कनेक्टेड होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से और प्लाज्मोडेस्माटा के तक ये एक्सटेंड करते हैं। तो प्लाज्मा के थ्रू ये देखिए यहाँ से इसका मूवमेंट हो रहा है ऐसे ऐसे यहाँ तक जाइलम एंडोडर्मिस, और ये तो कैस्पेरियन स्ट्रिप थी, फिर पेरीसाइकिल, कॉर्टेक्स, और ये फ्लोएम, ये जाइलम। तो सिंपलेस्ट में क्या होता है, वाटर ट्रेवल थ्रू द सेल्स, सेल्स के अंदर से जाता है, वॉल्स के थ्रू नहीं जाता, थ्रू साइटोप्लाज्म, इंट्रासेल्युलर मूवमेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा में, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये एंटर करता है, इसलिए इसका मूवमेंट स्लोअर होता है। तो सिंप्लास्टिक मूवमेंट होता है, साथ में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमने हाइड्रिला लीफ में देखी होगी। जो मूवमेंट है क्लोरोप्लास्ट का वो किसके कारण है, इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रीमिंग, मूवमेंट ऑफ ड्यू टू स्ट्रीमिंग, इजीली विजिबल भी है। तो जो वाटर फ्लो होता है रूट्स में, ये एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। सिंस द कॉर्टिकल सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं तो ये कोई रेजिस्टेंस नहीं देते, है ना, फटाफट एब्जॉर्ब होता है एपोप्लास्टिक वे में। तो इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स जो होती है वो इम्पीरियस टू वाटर होती है, क्योंकि उसमें एक मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये देखिए ये रहा, दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये जो होती है इसके थ्रू वाटर को थोड़ा रेजिस्ट करना पड़ता है, इम्पीरियस टू वाटर होता है, पर ये यहाँ से पास थ्रू होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू पेनिट्रेट द एयर, सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन्स। ठीक है, वॉल रीजन्स की तरफ वो डायरेक्ट हो जाता है वाटर जो है। उसके बाद वाटर जो है सिंप्लास्ट के थ्रू जाता है, फिर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और जाइलम तक पहुंच जाता है वो। तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट लेयर्स जो अल्टीमेटली है वो एंडोडर्मिस में सिंप्लास्टिक मूवमेंट होता है, क्योंकि ये खाली भी है जिससे वाटर और दूसरे सॉल्यूट्स जो हैं वो वास्कुलर सिलेंडर में एंटर करते हैं। तो वंस द इनसाइड द जाइलम वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल्स। ठीक है, जाइलम में ये फ्री टू मूव हो जाते हैं। वाटर एंटर्स, यंग वंस में तो वाटर डायरेक्ट एंटर कर जाता है जाइलम वेसल में, ट्रैकेट्स में। ये नॉन लिविंग कॉन्ड्यूट्स हैं एक तरह से, एज पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। द पाथ ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस इनटू द रूट वास्कुलर सिस्टम को समराइज किया हुआ है इसमें समराइज किया हुआ है 11.7 में। तो इस तरह से एपोप्लास्टिक वे में और सिंप्लास्टिक वे में मूवमेंट होता है वाटर का। एपोप्लास्टिक वे जो थी, एपोप्लास्ट में क्या होता है, एडजेसेंट वॉल्स में होता है और ये कंटिन्यूस रहता है प्लांट्स के थ्रू, एक्सेप्ट यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास। और एंडोडर्मिस में यहाँ पर फिर क्या होगा, क्योंकि इम्पीरियस टू वाटर है तो सिंप्लास्टिक के थ्रू वाटर एंटर करेगा। ओके, तो एपोप्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं होता क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है और कोई बैरियर नहीं होता वाटर के लिए। तो ये दो वे होगी, एपोप्लास्टिक वे और सिंप्लास्टिक वे। और फिर ये जाइलम तक पहुंचता है एंडोडर्मिस के थ्रू, और ये जो वे है वो एपोप्लास्टिक वे है जिसमें मूवमेंट ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। मास फ्लो ऑफ वाटर होता है एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी के तरह, इसमें कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है और मास फ्लो होता है। एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस और वॉल्स ऑफ द सेल में होता है, और सिंप्लास्टिक मूवमेंट जो होता है वो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट के थ्रू होता है। और इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी होती है।
तो जितना वाटर है रूट्स में एपोप्लास्ट के थ्रू जाता है, क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होती इनर बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स में। पर एंडोडर्मिस जो होता है उसके आगे जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है उसके आगे का सिम्प्लास्ट के थ्रू जाता है, क्योंकि ये इम्पेरियस टू वाटर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कई प्लांट्स के एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। माइकोरेजा is a symbiotic association of fungus within root। तो ये भी हेल्प करता है आपके वाटर ट्रांसपोर्ट में। तो ये जो होता है ये इनर बाउंड्री होती है एपोप्लास्ट में, लूजली पैक्ड होते हैं, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स अनेबल होते हैं पेनिट्रेट करने में ना, ये जो हमने पढ़ा था। वाटर फिर मूव करता है सिम्प्लास्ट के थ्रू। ओके, तो सिम्प्लास्ट में ये देखो लूजली पैक्ड, ये हमने फ्लो पूरा पढ़ लिया। इसमें कैसे एबल करता है सिम्प्लास्ट के थ्रू और जाइलम में रीच कर जाता है। ओके, ये देखिए ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में यहाँ से आप याद कर सकते हो प्लास्मोडेस्मेटा नेबरिंग सेल से, फिर ये एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी को वाटर होता है, मास फ्लो होता है। लूजली पैक्ड होता है कॉर्टिकल सेल, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। पर एंडोडर्मिस सबराइज्ड मैट्रिक्स होता है इसमें मैट्रिक्स में, इस कारण उसको वह मतलब उसमें एंटर करने में वाटर को दिक्कत होती है, वाटर एंटर नहीं कर पाता। तो बैंड ऑफ सबमरीज मैट्रिक्स होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप के कारण। तब जो है तब सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट होता है, तब सिम्प्लास्ट पाथवे यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ रहे थे माइकोरेजा इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस की रूट्स के साथ। तो ये क्या करते हैं, फिलामेंट बना लेते हैं यंग रूट में और रूट सेल को पेनिट्रेट करते हैं। जो हाइफे होते हैं वेरी लार्ज सरफेस होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है जिससे कि एब्जॉर्ब कर लेता है मिनरल्स और आयंस। लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू। ये इतना ज़्यादा पानी और आयंस एब्जॉर्ब कर लेता है। माइक्रोरेजा हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बने हैं फंगस के रूट सिस्टम में। तो फंगस प्रोवाइड मिनरल एंड वाटर टू द रूट, उसके कारण इन टर्न रूट क्या प्रोवाइड करती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टू माइक्रोरेजा। रूट्स को वो शुगर प्रोवाइड करता है, फंगस प्रोवाइड्स मिनरल वाटर टू द शुगर, इन टर्न द रूट प्रोवाइड शुगर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसका एक एग्जांपल है पाइनस सीड्स जो होते हैं, वो जर्मिनेट और इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकते बिना माइक्रोरेजा के प्रेजेंस के। तो एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें वाटर के एब्जॉर्प्शंस के लिए। अब वाटर मूवमेंट हमने रूट्स तक पढ़ा। अब देखिए आप वाटर मूवमेंट अपर प्लांट और ऊपर जाते हैं तो कैसे एब्जॉर्ब होता है। अब क्या है, एब्जॉर्ब हुआ सॉइल से, फिर वास्कुलर टिश्यू में चला गया। अब हमें पता करना है कि कैसे वाटर वेरियस पार्ट्स में प्लांट्स में गया। क्या वाटर मूवमेंट एक्टिव था या पैसिव था। वाटर हैज़ टू बी मूव्ड अप अ स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी।
तो कैसे एनर्जी लगती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे रूट प्रेशर। जैसे वेरियस आयंस होते हैं सॉइल्स के, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं वास्कुलर टिश्यू में, तो वाटर क्या फॉलो करता है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉलो करता है जो कि जाइलम का प्रेशर इंक्रीज कर देता है। इस पॉजिटिव प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। जब जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ओके, ये जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है। जाइलम में जो प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो क्या रूट प्रेशर एग्जिस्ट होता है? तो आप सॉफ्ट स्टेम ले लो एक प्लांट की, जब बहुत एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो मॉइस्चर में, तो और उसको हॉरिजेंटली आप कट कर लो बेस से अर्ली मॉर्निंग में, तो आप देखोगे ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऊज आउट ऑफ द कट स्टेम। कैसे ऊज आउट करता है? सुबह सुबह के टाइम आप कट कर लो प्लांट के उसको, स्टेम को, सॉफ्ट स्टेम को, तो आप देखोगे इट ऊज आउट, जो ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन जो है ऊज आउट ऑफ द कट स्टेम। ये क्यों आया, प्रेशर कैसे बाहर निकला वो? इट इज़ ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। और कट स्टेम में अगर आप रबर ट्यूब लगा दोगे, as a sleeve, you can actually collect and measure the rate of extrusion and also determine the composition of the exudates। तो आप उसमें अच्छे से exudates को कलेक्ट कर सकते हो और मेजर कर सकते हो। तो जो रस एक्सुडेट, जो रस बाहर निकलेगा, जो प्रेशर से जो मटेरियल बाहर निकलेगा, तो उसका रेट ऑफ एक्सुडेशन, जो मटेरियल निकला है वो, और उसका क्या कंपोजिशन है जो निकला है, उसमें कितने मिनरल हैं, आयन है, वाटर कितना है, ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर को ऑब्ज़र्व आप नाइट में कर सकते हो या अर्ली मॉर्निंग में, जब इवोपरेशन रेट लो होती है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगी ना इवोपरेशन ज़्यादा। तो क्या होता है, एक्सेस वाटर ना वेन्स के चारों तरफ कलेक्ट हो जाता है टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड में और लीव में। तो ऐसे वाटर लॉस को बोलते हैं गटेशन, ऐसे वाटर लॉस को बोलते हैं गटेशन। तो रूट प्रेशर से क्या होता है, एक मॉडेस्ट पुश मिलता है वाटर, ओवरऑल वाटर ट्रांसपोर्ट को एक मॉडेस्ट पुश मिलता है। ये कोई बहुत मेजर रोल नहीं प्ले करते वाटर मूवमेंट में टॉल ट्रीज़ में, पर एक कंटिन्यूस चेन बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की जाइलम में। पर जब ज़्यादा टेंशन रहती है ट्रांसपिरेशन की, तो कई बार ब्रेक भी हो जाता है। तो जो रूट प्रेशर है, जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, पर मोस्ट प्लांट्स जो हैं ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन से ट्रांसपिरेटरी पुल से अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? एब्सेंस ऑफ हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्लांट में होता, तो भी अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर होता है जाइलम के थ्रू, जो कि इट कैन बी अचीव फेयरली हाई, इट कैन बी अचीव फेयरली हाई रेट्स अप टू 15 मीटर पर आवर। तो इस मूवमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? वेदर वाटर इज पुश्ड और पुल्ड थ्रू द प्लांट, चाहे उसको खींचा जाए चाहे धकेला जाए। तो मोस्ट रिसर्चर्स ने कहा कि वाटर जो है मेनली पुल किया जाता है प्लांट में, और वो ड्राइविंग फोर्स जो होता है ट्रांसपिरेशन होता है,
ट्रांसपीरेशन जो होता है उसके कारण होता है। ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन, जो वाटर इवोपरेट होता है ट्रांसपीरेशन में लीव्स के, उसके कारण होता है। इसको बोलते हैं कोहेजन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। पर ये ट्रांसपीरेशन पुल कैसे जनरेट होता है? लेस देन 1% वाटर है जो कि लीव्स में पहुंच जाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ज़्यादातर कैसे लॉस होता है? स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू लूज होता है। इस वाटर लॉस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ये हमने किया था कि लीव पे एक पॉलीथिन बैग लगा दिया, तो हमने देखा ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर उस बैग में बन गई, तो हमें लॉस ऑफ वाटर पता लगा ना। कोबाल्ट क्लोराइड डाला तो कलर चेंज हो गया। तो ट्रांसपीरेशन को एक बार हम फिर से ठीक से रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा इलाबोरेट कर लेते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या है? इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर है बाय प्लांट, जनरली स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर तो लॉस तो होता ही है, साथ में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है लीफ में थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है लीव्स में। नॉर्मली स्टोमेटा क्या होता है? डे टाइम में ओपन रहता है, ओपन इन डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। तो इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल पर डिपेंड करती है। तो इनर वॉल जो होता है उसमें पोर बने होते हैं जिसको स्टोमेटल एपरेचर कहते हैं, जो कि थिक एंड इलास्टिक होते हैं। तो टर्गिडिटी जब इंक्रीज होती है तो जो 2 गार्ड सेल हैं वो ईच फ्लैंक करते हैं, क्रिसेंट शेप कर देते हैं। 2 गार्ड सेल फ्लैंकिंग ईच स्टोमेटल एपरेचर और पोर। और थिन आउटर वॉल्स होती हैं वो बल्ज आउट हो जाती हैं, वो बाहर की तरफ आ जाती हैं और फोर्स करती हैं इनर वॉल्स को फोर्स करती हैं और क्रिसेंट शेप बना देती हैं उसको। इस तरह से ये इसके अंदर होता है। जैसे इस तरह से क्रिसेंट शेप हो जाती है। ये देखिए, ये रहा स्टोमेटल एपरेचर, ये गार्ड सेल है, ये माइक्रोफिब्रिल है, स्टोमेटल एपरेचर बताए। तो इनर वॉल होता है ईच वॉल में टुवर्ड्स द पोर ऑफ स्टोमेटल वेचर, थिक और इलास्टिक होता है। तो टर्गिडिटी इंक्रीज होती है जब 2 गार्ड सेल भी उसके प्रोटेक्शन के लिए और मूवमेंट के लिए होता है। टर्गिन मतलब स्वॉलन है ना, ये रहा, स्वॉल आउट हो जाते हैं। ये देखो, यहाँ से समझोगे तो क्लियर आएगा। टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल, द इनर वॉल ऑफ सेल में क्या होता है? ये स्टोमेटल एपरेचर होता है इनर वॉल ऑफ सेल में, और ये जो है ये गार्ड सेल है, ये माइक्रोफिब्रिल्स हैं। तो टर्गिडिटी जो होती है उसकी ऑफ गार्ड सेल्स जो होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग क्या करता है? उसके फूलने को चेंज करता है टर्गिडिटी से। और जो स्टोमेटल एपरेचर जो होता है वो थिक और इलास्टिक होता है। आउटर वॉल्स होती हैं बल्ज आउट हो जाती हैं, और इनर शेप जो है वो हाफ मून जैसे क्रिसेंट शेप हो जाती हैं। जो ओपनिंग है स्टोमेटा की उसके माइक्रोफिब्रिल के कारण भी होती है, जो माइक्रोफिब्रिल है इनके कारण भी क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। इसका जो डायग्राम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसको
जरूर बनाना है। तो जो डीएनए फ्लैंकिंग फ्लैंकिंग एक तरह से डीएनए सीक्वेंस होती है जो एक्सटेंड होती है आइदर साइड में। तो फ्लैंकिंग जो होती है, तो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग में। स्टोमेटा क्या होते हैं? पोर्स होते हैं प्लांट सरफेस से, जो कि कैसे फ्लैंक्ड बने हुए हैं? बाय द टू एपिडर्मल guard cell. Stomata are pores in the plant surface that are flanked by two guard cell, जो कि टू गार्ड सेल्स से प्रोटेक्टेड है, घिरे हुए हैं, है ना। फ्लैंक्ड बाय टू गार्ड सेल्स। ओके। और साथ में ओपनिंग में हेल्प करेंगे माइक्रोफाइबर्स, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल एपरेचर होता है इसके अंदर, थिक और इलास्टिक होता है। इनर वॉल जो होती है स्टोमेटल थिक और इलास्टिक होती है, टर्गिटी इंक्रीज होती है, और गार्ड सेल को ये घेरे रखते हैं। स्टोमेटल एपरेचर जो है घिरा हुआ रहता है दोनों गार्ड सेल से। ओपनिंग ऑफ स्टेमा माइक्रोफिब्रिल्स के कारण भी होती है। और सेल्यूलोस माइक्रोफिब्रिल्स जो है ओरिएंटेड बाय होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, जो कि हेल्प करते हैं स्टोमेटा को ओपन करने में। ओरिएंटेड रेडियली रेदर देन लॉन्गिट्यूडनली। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं ये लूज़ कर जाते हैं अपना टर्गर वाटर लॉस के कारण, और रिगेन कर लेते हैं ओरिजिनल शेप और फ्लैसिड हो जाते हैं एंड स्टोमा क्लोजेस। जब ये टर्गर हो जाते हैं ड्यू टू वाटर लॉस, वाटर लॉस जब होता है ट्रांसपिरेशन में, तो ये टर्गर हो जाता है, नहीं तो ये फ्लैसिड रहते हैं। ना ये लूज़ कर जाते हैं, जो अपनी टर्गिडिटी है उसको लूज़ कर जाते हैं। ओके। जो रिजिडिटी है वो जो है उसको लूज़ कर जाते हैं, और बाद में वो फ्लेक्सिबल और ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं जब स्टोमेटा क्लोज होता है। जब स्टोमेटा क्लोज होता है तब ये फॉर्मल सॉफ्ट वे में सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं। तो लोअर सरफेस जो होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है लीफ की, और ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है। जैसे डाइकोटिलेडन लीफ में ऊपर की तरफ जो डॉर्सो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है, और मोनोकोटल में आइसोबाइलेटरल होता है। दे आर बोथ इक्वल ऑन बोथ सरफेस। तो ट्रांसपिरेशन जो इफेक्टेड होता है वो टेम्परेचर से, लाइट से, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड से भी इफेक्ट होता है। प्लांट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन कई चीज़ें हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर क्या है, इस सब पे डिपेंड करता है कि कितना ट्रांसपिरेशन हुआ। ओके। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
है ना, कितना स्प्रेड हुआ है कैनोपी में। तो वाटर स्टेटस क्या है प्लांट का, इस सब पे ये डिपेंड करता है। तो ट्रांसपीरेशन जो है एसेंट ऑफ जाइलम से डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कोहेजन पे, म्यूचुअल अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, या एडेशन है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस जैसे सरफेस ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स में, या सरफेस टेंशन है जो वाटर मॉलिक्यूल्स ईच अदर ऐसे अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से लिक्विड फेस में, ना कि गैसियस फेस में। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, ट्रांसपीरेशन ड्रिवन है विद ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम्स है, डिपेंड्स मेनली ऑन ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि कोहेजन पे कितना अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और पोलर सरफेस पे कितना अट्रैक्शन है जैसे सरफेस ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स पे, या सरफेस टेंशन कितना है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड फेस में ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं और गैसियस फेस में कम रहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वाटर को ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है, पुलिंग फोर्स उसका ज़्यादा बनता है, और हाई कैपिलरी बनती है, एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स, कैपिलरी में ऊपर तक पहुंचना। जो प्लांट्स है कैपिलरी में वो एडेड हैं स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट से, ट्रैकियड्स और वेसल एलिमेंट से। तो प्लांट का कैपिलरी एक्शन कैसे होगा कि मान लो ये जो है ये कैपिलरी एक्शन है, अगर अपन सपोज करें तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ट्रैकियरी का डायमीटर कितना है इसमें। तो ये डिपेंड करता है स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकियड्स और वेसल एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करता है। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो वाटर रिक्वायर करता है। तो सिस्टम है जो जाइलम वेसल्स का फ्रॉम द रूट टू लीफ वेन कैन सप्लाई द नीडेड वाटर। जो जाइलम वेसल हैं उतना पानी दे सकते हैं जितना कि पानी चाहिए। फोटोसिंथेसिस को पानी चाहिए होता है, तो जाइलम उतना पानी प्रोवाइड करता है रूट से लेके लीफ तक। बट कौन सा फोर्स यूज़ करता है प्लांट जो कि लीफ में जाता है, लीफ के पैरेन्काइमा सेल्स में जाता है। तो जैसे वो स्टेमेटा में के थ्रू इवोपरेट होता है तो थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल वो कंटिन्यूस रहती है। इससे क्या होता है, वाटर पुल होता है इन लीफ में थ्रू जाइलम। ओके। और लो कंसंट्रेशन होता है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में एज कंपेयर टू सबस्टोमेटल कैविटी और इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, और वाटर डिफ्यूजेस इन सराउंडिंग एयर, इसीलिए यहाँ पे इट क्रिएट्स द पुल। क्लियर है? दोबारा से बता देती हूँ। जैसे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसमें पानी ही चाहिए। तो जो सिस्टम है जाइलम वेसल्स की, तो वो कैसे रूट से लेके लीफ वेन तक सप्लाई चाहिए होगी उसमें नीडेड वाटर की। तो व्हाट फोर्स, कौन सा फोर्स चाहिए पैरेन्काइमा सेल्स तक पहुंचने के लिए, लीफ के लिए। तो वाटर हमें पता है स्टोमेटा के थ्रू इवोपरेट होता है। तो जब स्टोमेटा थ्रू इवोपरेट होता है तो पूरी थिन फिल्म जो होती है पानी की कंटिन्यूस हो रही होती है सेल के ऊपर। तो वो क्या होता है, पुलिंग ऑफ वाटर होता है मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनटू द लीफ फ्रॉम द जाइलम। तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है लीफ में, और लोअर कंसंट्रेशन होता है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में एज कंपेयर टू स्टोमेटा के अंदर की कैविटी में और इंटरसोलर स्पेसेस में। तो वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सराउंडिंग एयर और इंटरसोलर स्पेसेस में। इससे क्या होता है, जो वेरिएशन होता है वो एक पुल क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। मेजरमेंट्स रिवील्स दैट द फोर्सेस जनरेटेड बाय ट्रांसपीरेशन कैन क्रिएट pressure sufficient to lift a xylem sized column of water over 130 मीटर हाइट। ये जो फोर्स है ये 130 मीटर हाइट तक प्रेशर को ले जा सकता है वाटर को।
ये देखिए ये बने वाटर मूवमेंट इन द लीफ। इवोपरेशन जो होता है लीफ में वो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाता है आउटसाइड एयर में और एयर स्पेसेस ऑफ द लीफ में। तो ग्रेडियंट जो होता है वो ट्रांसमिटेड होता है फोटोसिंथेटिक सेल्स में और वाटर फिल्ड जाइलम में लीफ की वेन में। ये देखो ये रहा जाइलम, ये फ्लोएम, ये पैलेसाइड सेल, ये गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल, ये डिफ्यूजन इनटू द सराउंडिंग एयर, ये सराउंडिंग एयर में डिफ्यूजन हो रहा है। और ये स्टोमेटल पोर हैं और ये जाइलम से गार्ड सेल के थ्रू जा रहे। देखिए दिस डिफरेंस in the pressure gradient, it creates a pull, it creates a pull। तो इस तरह से वाटर कम से कम 130 मीटर हाइट तक जा सकता है। पहले साइड सेल क्या होता है, इलोंगेटेड प्लांट सेल्स होते हैं जो कि रिच इन क्लोरोप्लास्ट होते हैं या अपर एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। इसके अंदर लेयर होती है क्लोरोप्लास्ट की, इलोंगेटेड प्लांट सेल। दीज आर वी कैन से दीज आर पैलेसाइड सेल्स। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब है जैसे अब आगे ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज। अब हमें ट्रांसपीरेशन क्लियर हो गया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन पुल, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, और फोटोसिंथेसिस के बारे में किस तरह से है, और साथ में पढ़ेंगे अपटेक, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स और अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। अभी तो हमने ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे वो पढ़ा है, अब हम अपटेक और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट का अपटेक ऑफ मिनरल आयंस भी पढ़ेंगे और उनमें रिलेशन क्या है ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस में, प्रेशर फ्लो में, ट्रांसलोकेशन, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।